नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट का एक परिचय हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब आज हम लोग उस परिचय के बाद यूनानी भूगोलवेताओं को अध्ययन करेंगे, ठीक है। यूनान से संबंधित कौन कौन से भूगोलवेता हुए थे उन लोगों की आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी है आप ज़रूर सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यूनानी भूगोलवेताओं का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। पहला होमर है, फिर थेल्स है, एनेक्जिमेंडर है, पाइथागोरस है, हिकेटियस है, हेरोडोटस है, हिपोक्रेटस है, प्लेटो है, अरस्तु है, जियोफ्रेड्स है, इराटोस्थनीज है, हिपार्कस है और पोसिडोनियस है। तो हम लोगों ने जो यूनानी भूगोलवेत्ता है तो इन सारे को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो मुख्यतः होमर, थेल्स और एनेक्जिमेंडर के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जो पहला यूनानी भूगोलवेत्ता आते हैं उनका नाम होमर है। ध्यान रखिएगा, होमर अलग है और एक होमर व्हाइट अलग है, ठीक है। दोनों अलग हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। होमर बिल्कुल अलग है और होमर व्हाइट दोनों अलग हैं, ठीक है। तो आज हम लोग होमर के बारे में बात करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1000 BC से 900 BC के बीच रहा, ऐसा माना जाता है। ये प्रमाणिक नहीं है, ठीक है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि ये प्रमाणिक क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये जो होमर थे इन्हें साहित्य परंपरा का जनक कहा जाता है, ठीक है। साहित्य परंपरा का जनक, याद रखिएगा, क्वेश्चंस इसी से बनेंगे, ठीक है। अब 900 BC में, ठीक है, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम इलियड और ओडिसी था। अब ये वास्तविक में एक नहीं है, इलियड अलग है और ओडिसी अलग है, ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, ठीक है, लेकिन नाम एक साथ में आता है, इलियड और ओडिसी। तो आज हम लोग बेसिकली इसी इलियड और ओडिसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या है इलियड और ओडिसी? तो जिस प्रकार भारत में रामायण और महाभारत है जो कि एक महाकाव्य है, ठीक है, ये एपिक है, ठीक उसी प्रकार ग्रीस में इलियड और ओडिसी है, ठीक है। इलियड और ओडिसी है, महाकाव्य है। इलियड और ओडिसी एक महाकाव्य है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले जानते हैं कि होमर था कौन, ठीक है। तो यह बात अभी तक रहस्य बना हुआ है। कौन सी बात? कि होमर था कौन, ये मिस्ट्री है। अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया है कि ये था कौन, ठीक है। किसी को पता नहीं कि होमर कौन थे। क्यों भाई? क्योंकि उनका जन्म स्थान, कहाँ उनका जन्म हुआ था ये ही नहीं पता है। उनका जन्म कब हुआ था ये भी नहीं पता है। वे कहाँ रहते थे ये भी नहीं पता है, ठीक है। ये किसी को नहीं पता है कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस वर्ष उनका जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ रहते थे। इन सारी चीज़ों की जानकारी किन्हीं को नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे अंधे थे। जो होमर थे वो अंधे थे, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। अब इलियड और ओडिसी दो कविताएं हैं। जो इलियड और ओडिसी है ये क्या है? दो कविता है। अब सोच लीजिए कितना इम्पोर्टेंट था। कविता हो करके भी ये महाकाव्य है ग्रीस के लिए। इसे ग्रीस का भी महाकाव्य कहा जाता है। किसे? तो इलियड और ओडिसी को, ठीक है। ग्रीस का महाकाव्य इलियड और
ओडिसी को कहा जाता है, जिसकी रचना होमर ने की थी। आई होप कि आपको होमर का पिक्चर विजिबल होगा। यही थे होमर महोदय, जिन्होंने इलियड और ओडिसी की रचना की है। लेकिन ये भी अभी तक प्रमाणिक नहीं हो पाया है कि जो इलियड और ओडिसी है उसकी रचना होमर महोदय ने ही की होगी। ऐसा आज तक मतलब प्रूफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जो इलियड और ओडिसी है उसी में होमर का जिक्र होता है और उसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो इलियड और ओडिसी नामक जो ग्रंथ है वो होमर ने ही लिखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी तक एक मिस्ट्री है, रहस्य है, जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। अब इलियड और ओडिसी जो पुस्तक लिखी गई है वो ट्रोजन वॉर के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, ये जो इलियड और ओडिसी दो प्रमुख कविताएं जो है ग्रीस की, जिसे ग्रीस का महाकाव्य कहा जाता है, वो किसके ऊपर लिखी गई है? आखिर कविता तो किसी के ऊपर बेस्ड ही होता है ना। तो ये बेसिकली ट्रोजन वॉर के ऊपर लिखी गई है। अब यहाँ ट्रोजन वॉर का मतलब क्या होता है? तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि रामायण में, महाभारत में भगवानों के बीच लड़ाई होती है, तो उसी तरह ट्रोजन वॉर भगवानों के बीच की लड़ाई है। और भगवानों के बीच की जो लड़ाई है उसी का वर्णन इस इलियड और ओडिसी में किया गया है। ठीक है, अगर आप इलियड और ओडिसी के बारे में यानी कि होमर के बारे में अगर पढ़ने का मौका मिले और पढ़ेंगे तो बहुत सारे रहस्य इसके अंदर अभी भी छुपा हुआ है, जिससे अभी भी लोग शोध कर रहे हैं, जिसके ऊपर शोध कार्य जारी है। ठीक है, तो ट्रोजन जो कि भगवानों की लड़ाई के बीच ये है ट्रोजन वॉर। ठीक है, अब जो इलियड है ना, वो ट्रोजन वॉर के बारे में बताता है। जो इलियड है उसमें यह बताया गया है कि ट्रोजन वॉर में क्या क्या हुआ। ठीक है, जबकि जो ओडिसी है इसमें युद्ध के बाद की स्थिति को बताया गया कि युद्ध के बाद क्या हुआ था। जब आप जानने की कोशिश करेंगे इलियड और ओडिसी का जो ग्रंथ है इसके बारे में, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो अभी तक तो ये शोध का विषय बना हुआ है। लेकिन इंटरनेट पे और बहुत सारे किताबों में आपको ये जानने को मिलेगा कि ये जो ट्रोजन वॉर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। उसी के ऊपर इलियड और ओडिसी लिखा गया है। यदि आपको मौका मिलता है तो आप इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो ये था थेल्स के बारे में, होमर के बारे में। मुख्य रूप से इन्हीं की पुस्तक जो इलियड और ओडिसी है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग दूसरे महानुभाव को देखेंगे जिनका नाम है थेल्स। इनका जो समय काल था वो 624 बीसी से 546 बीसी के मध्य रहा। आप अगर पुस्तक देखेंगे अलग अलग बुक्स में आपको थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिल सकता है। कहीं आपको 540 बीसी मिल जाएगा तो कहीं 42 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जहाँ से पढ़ाई किए, हम जिस सोर्स से कंटेंट को बनाए हैं उसमें 624 बीसी से लेकर 546 बीसी तक माना गया है। ठीक है, तो डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, थेल्स के बारे में। अभी तो हम लोग टाइम पीरियड इनका देख लिए, कौन से समय काल था इनका। अब जो थेल्स थे इन्हें प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कौन से जनक के रूप में? तो प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? थेल्स को। साथ ही आयोनियन विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि आयोनियन विचारधारा के जनक कौन है? तो थेल्स, याद रखिएगा। अब ब्रह्मांड
तथा खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति की व्याख्या गणितीय आधार पर यानी कि गणितीय विधि से प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में जो इन्होंने बताया उसका आधार गणित को माना था, गणितीय आधार पर, माने कि स्टैटिस्टिक्स है ना, जो भी फैक्ट है उससे गणित के आधार पर इन्होंने बताने का प्रयास किया था। ठीक, इन्होंने ज्यामिति के 6 सूत्र दिए थे और इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, पहला था प्राकृतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। फिर आयोनियन विचारधारा का जनक के रूप में जाना जाता है। अब ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति की व्याख्या इन्होंने गणित के आधार पर प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें गणितीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हो सके तो आप अगर अपने नोट्स में कॉपी में नोट कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। अब थेल्स जो थे ये पहले इंसान थे, है ना। थेल्स पहला ऐसा इंसान थे जिन्होंने वर्ष को 365 दिन, ठीक है, और माह को 30 दिनों में बांटा। जो एक साल में 365 दिन होते हैं और महीने में 30 दिन, तो थेल्स ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष को 365 दिनों में और माह को 30 दिनों में बांटे थे, ठीक है। साथ ही इन्होंने पृथ्वी की सही माप करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। जो पृथ्वी की माप है यानी कि आप उसका त्रिज्या ले लें या परिधि ले लें, इन सारी चीज़ों की जो माप किए थे, तो इनके जो मापन का जो टेक्निक था उसमें बहुत कम अशुद्धियाँ थी, ठीक है, बहुत कम अशुद्धियाँ थी, इसीलिए पृथ्वी की सही माप का श्रेय इन्हें दिया जाता है। माप तो और भी विद्वानों ने किया था लेकिन हर एक में त्रुटियां थी। तो जो थेल्स थे इनके जो मापन की टेक्निक्स थी, विधि थी, उनमें जो एरर था वो बहुत ही मार्जिनल था, कम था, ठीक है। अब इन्होंने पृथ्वी को क्या बताया, तो पानी में तैरने वाले तस्तरी के समान बताया। पानी में तैरने वाली तस्तरी के समान पृथ्वी को इन्होंने बताया। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कथन में, कारण में नहीं, कि पृथ्वी को तस्तरी के समान निम्नलिखित विद्वानों ने में से किसने बताया। तो थेल्स ही वो इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी को तस्तरी के समान बताया, ठीक है। इन्हें गणित में एनेक्सिमेंडर ने साथ दिया। थेल्स को गणित में एनेक्सिमेंडर ने साथ दिया, ठीक है। इसलिए थेल्स और एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स को कहा जाता है, लेकिन साथ में एनेक्सिमेंडर ने इसे गणित में बहुत हेल्प किए थे, इसलिए थेल्स को और एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। और थेल्स को ही यूनान का पहला चिंतक या दार्शनिक भी माना जाता है, ठीक है। थेल्स मिलेटस के निवासी थे, ठीक है। ये आपको फैक्ट है जो कि ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एनेक्सिमेंडर के ऊपर, ठीक है। एनेक्सिमेंडर जिनका टाइम पीरियड है वो 610 बीसी से 540 बीसी के बीच रहा। अब इन्होंने ही विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था, शायद इसलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक भी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। विश्व का पहला जो मानचित्र बनाने वाले इंसान थे वो थे एनेक्सिमेंडर, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मानचित्र कला का जनक। और इन्होंने जो संसार के मानचित्र को बनाया था तो कांस्य समझते हैं, कांसा के प्लेट पर निर्मित किए थे, ठीक है। तो कांस्य प्लेट पर निर्मित करने वाले पहले व्यक्ति थे, समझ रहे हैं। कांस्य के प्लेट पर संसार के मानचित्र को निर्मित करने वाले पहले व्यक्ति थे एनेक्सिमेंडर, ठीक है। अब थेल्स
जो कि एनेक्सिमेंडर के शिष्य थे और एनेक्सिमेंडर थेल्स के गुरु थे। इन दोनों ने जलवायु एवं वनस्पति का, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, जलवायु एवं वनस्पति का मानव व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया था। समझ रहे हैं बात को? यानी कि एक मानव के ऊपर जलवायु का, किसी भी क्षेत्र के जलवायु का और वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन थेल्स, जो कि एनेक्सिमेंडर के गुरु थे, और एनेक्सिमेंडर दोनों ने मिलकर ही किया था। अब देख लीजिए, ये थे आपके एनेक्सिमेंडर, ठीक है। आई होप कि आपको इनका पिक्चर विजिबल होगा, है ना। यही थे एनेक्सिमेंडर। अब ये पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अटलांटिक महासागर में नौकायान की थी। समझ रहे हैं? पहला इंसान थे जिन्होंने अटलांटिक महासागर में नौकायान की थी, ठीक। अब ये कितना सही है, ये तो शोध का विषय ही है, ठीक है। इन्होंने मानचित्र निर्माण में ज्यामितीय और गणितीय विधि का प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने मानचित्र का जो निर्माण किया उसमें जियोमेट्री, ठीक है, यानी कि ज्यामितीय और गणितीय विधि का प्रयोग किया। शायद इसलिए भी इन्हें गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। प्रथम जीवन सागर या जल में हुआ। जो पृथ्वी पर प्रथम जीवन, या तो कोई जीव जंतु पृथ्वी पर सबसे पहले तो आया होगा ना, तो प्रथम जीवन सागर में यानी जल में हुआ, यह बताने वाले पहले व्यक्ति थे एनेक्सिमेंडर। इसलिए इन्हें जीव भूगोल का भी जनक कहा जाता है। देख लीजिए आप, है ना। गणितीय भूगोल का जनक, जीव भूगोल का भी इसे जनक कहा जाता है। अब जो एनेक्सिमेंडर थे, इन्होंने विश्व मानचित्र में 3 महाद्वीपों को ही दिखाया था, ठीक है। तो एनेक्सिमेंडर ने विश्व मानचित्र में 3 ही महाद्वीप को दिखाया थे। पहला जो था यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा लीबिया जिसे अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये था एनेक्सिमेंडर का विश्व का मानचित्र, जिसमें इन्होंने यूरोप को दिखाया था, एशिया को दिखाया था, लीबिया जिसे अभी हम लोग अफ्रीका कहते हैं, और इसके चारों ओर ओशन थे, यानी कि समुद्र, ठीक है। और जो ये तीनों अलग थे, तो ये तीनों महासागरों से ही अलग थे एक दूसरे से। उस समय इन्होंने केवल मेडिटेरेनियन सी को और ब्लैक सी को ही दिखाया था, ठीक है। तो ये था एनेक्सिमेंडर का विश्व का मानचित्र, ठीक है। अब जो एनेक्सिमेंडर थे, इन्होंने एक नोमोन नामक यंत्र का निर्माण किया था, ठीक है। नोमोन, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। एनेक्सिमेंडर नोमोक नामक यंत्र का निर्माण किए थे, ठीक है, जिससे अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड को मापा जाता है। और इसी नोमोन नामक जो यंत्र था, इसी की मदद से इन्होंने यूनान को दुनिया से परिचय कराया था। यानी कि दुनिया के सामने यूनान अनभिज्ञ था, यूनान को कोई जानता नहीं था, लेकिन जो नोमोन नामक यंत्र था, इसी की सहायता से इन्होंने दुनिया के सामने यूनान को प्रस्तुत किया, उसे दुनिया से परिचय करवाया। अब देख लीजिए आप, नोमोन जिसे एनेक्सिमेंडर ने डेवलप्ड किया था, विकसित किया था, निर्माण किया था, ठीक है। और यही वो नोमोन है जिसकी सहायता से अक्षांशों की माप की जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको बोरिंग फील नहीं हुआ होगा।
तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथागोरस के बारे में, हिकेटियस के बारे में और हेरोडोटस के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का PDF आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम में वेलकम है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।